हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और सॉलिड स्टेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, 1D और 2D के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। 3D के बारे में बात करते हैं। मैंने 2D में आपको बताया था कि अपने पास दो तरह की पैकिंग मिलती है, एक स्क्वायर यूनिट सेल वाली, ठीक है, कौन सी, स्क्वायर यूनिट सेल वाली, और दूसरी होती है हमारी जिसमें अपने को क्या मिलता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब हम 3D में पैकिंग करते हैं तो देखो पहली लेयर तो बनानी है, तो पहली लेयर तो 2D ही होगी। अब अपने को डिपेंड करता है कि हम स्क्वायर यूनिट सेल वाली लेयर लें या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर लें। अब अपने को पता है कि देखो स्क्वायर यूनिट सेल में अपनी पैकिंग इफिशियंसी आई थी 78.5%। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अराउंड 91% पैकिंग इफिशियंसी थी। तो मैं अच्छी मैक्सिमम पैकिंग इफिशियंसी के लिए क्या करूंगा, एचसीपी वाली 2D जो अपना पैकिंग था उसको सेलेक्ट करूंगा। और वो कौन सी थी, वो थी ये। ठीक है, कि पहली लाइन रखो। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली लाइन। और उसके बाद जो भी एटम्स के बीच में जो जगह है उसमें दूसरा एटम रख दो, दूसरी लाइन। तो इस तरीके से मेरी लेयर हो गई पहली। अब मैं इसको नाम रखूंगा फर्स्ट लेयर। और ये हो जाएगी अपनी ए लेयर, फर्स्ट लेयर जिसे हम ए बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेयर या फिर ए लेयर। तो अपने पास दो ऑप्शंस थे, एक स्क्वायर यूनिट सेल वाला, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला। मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली पैकिंग चाहता हूँ, इसलिए मैं एचसीपी वाली पैकिंग लूंगा। फर्स्ट लेयर जो होगी वो 2D से उठाऊंगा एचसीपी वाली। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है जो मैंने वहां पर भी बताई थी कि इसमें कौन कौन से वॉइड जनरेट हो रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, इसमें कौन से वॉइड जनरेट हो रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। कहाँ कहाँ पर जनरेट जनरेट हो रहे हैं वो देख लेते हैं। देखो, एक अपना वॉइड जो हो रहा है यहाँ पर, ये जनरेट हो रहा है, मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूँ, जिसमें ट्रायंगल कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। ये दूसरा वाला जो है, देखो इसमें ये मैं इसे क्रॉस से शो कर रहा हूँ, ये भी क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड है जो नीचे की तरफ है। ठीक है, ये हो गया अपने ट्रायंगुलर वॉइड, ये। ठीक है, बात आती है, ये होगी अपनी फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर में अपने क्या जनरेट हो रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड। तो अब हम बात करते हैं 3D पैकिंग की, बात कर रहे हैं तो मतलब इसके ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक और लेयर चढ़ाना पड़ेगा, सेकंड लेयर की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड लेयर। क्यों, 3D पैकिंग में अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मूव करना है। 2D में सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में मूव करना था, जेड में मूव करने के लिए अपने को 3D चाहिए, तो इसलिए ऊपर भी लेयर्स अब चलती रहेंगी। ठीक है, देखो अपने दो टाइप के वॉइड्स बन चुके हैं फर्स्ट लेयर में। तो क्या होगा, अब जब सेकंड लेयर हम रखेंगे, तो जब सेकंड लेयर रखेंगे तो अपने पास दो ऑप्शंस हैं। क्या, कि या तो अपन एटम हम इसको छुपाने के लिए रखें इस वॉइड के ऊपर, है ना, देखो इस तरीके से। ठीक, या अपन एटम कहाँ पे रखें, ये नीचे वाला जो है क्रॉस वाला ट्रायंगुलर वॉइड है, इसको छुपाने के लिए रखें। ठीक है, इन दोनों में से अपने पास ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, और इन दोनों में से अपने को कोई एक को ही चुनना है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक एटम से हम दोनों को कवर कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। तो अपन देखते हैं कि सेकंड लेयर में अपन क्या करेंगे। ठीक है, सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अपनी ये हो गई फर्स्ट लेयर जो बहुत हल्के से चमक रही है, और ऊपर जो है ये वाली क्या है, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर या फिर मैं इसको बोल दूं बी लेयर, बी लेयर। ठीक है, और अपनी फर्स्ट लेयर कहां पर है, ये हो गई ए लेयर। समझ में आती है बात। अब देखो क्या हुआ, ये जो हमने एटम्स रखे हैं कहां पर, सेकंड लेयर ये है, तो मैंने नीचे जो क्रॉस वाले ट्रायंगुलर वॉइड थे उनको भरा है, क्रॉस वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स को सेकंड लेयर में फिलअप किया है। ठीक है, जब ये मैंने एटम उसके ऊपर फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा इस तरीके से, यहाँ पर ये रख दिया, फिर उसके बाद ये रखा है, तो इस तरीके से मैंने नीचे वाले जो क्रॉस वाले मेरे ट्रायंगुलर वॉइड्स थे उनको भरना स्टार्ट किया। ठीक है, जब उनको भरना स्टार्ट किया तो अपन देख सकते हैं कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट बनी। किस तरीके की, देखो
नीचे में क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मान लो ये मेरी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लाइन है एक्चुअली ये, और जो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या रखा है, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से रखी है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो वॉइड पहले ट्रायंगुलर था वो अब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये कैसे बन रहा है, चार एटम्स के टच की वजह से, और चार एटम जिनमें नीचे तीन एक प्लेन में और ऊपर एक प्लेन में। तो ये जो मेरा जो मैंने जो वॉइड भरा है क्रॉस वाला, ये किस तरीके का वॉइड बन गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, जो पहले ट्रायंगुलर वॉइड था अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, जिसे मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बात आती है समझ में। अब देखो ये वाला जो वॉइड है, ठीक ये वाला जो वॉइड है जो डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, होगा क्या, देखो मैंने अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पर भी एटम, मान लो यहाँ इधर एटम रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इधर भी मान लो मैंने ये रखा हुआ है, इसको छुपाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ऊपर में ये भी है तो ये भी रखा हुआ है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। ये एटम्स मैंने सेकंड सेकंड लाइन वाले कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, सेकंड लेयर वाले, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट में जो ग्रीन वाला लेयर था उसके एटम्स कुछ इस प्रकार हैं, अगर उनके सेंटर्स को ज्वाइन करूं तो ये एक ट्रायंगल बनता है नीचे की साइड इस तरीके से, ठीक। और अगर मैं क्या करता हूँ, दूसरी लाइन वाले ये जो हैं इनको मैं ब्लू से शो कर देता हूँ, ये ब्लू वाले हैं, ठीक है, इनको सेंटर्स को बनाया तो किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कि जो वॉइड है वो तीन उसमें नीचे स्फेयर हैं और तीन ऊपर हैं। जब इस तरीके से अपना वॉइड बनता है जिसमें सिक्स स्फेयर टच कर रहे हों, सिक्स स्फेयर के टच करने से जो वॉइड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के टाइम पे कि इस तरीके की स्ट्रक्चर उसमें बनती है, तीन ट्रायंगल जिनका सेंटर अगर हम ज्वाइन करें तो नीचे की तरफ एक वो बनता है, तीन एटम जिनका ट्रायंगल अगर बनाए तो इस तरीके से बनेगा और ऊपर वालों का इस तरीके से बनेगा। समझ में आया, तो वॉइड क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। तो अपने पास जब सेकंड लेयर रखी गई तो दो तरह के वॉइड बने, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अपने पास जो थर्ड लेयर होती है, ठीक है, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर के पास अपने लिए तीन ऑप्शन हो गए। थर्ड लेयर के लिए, थर्ड लेयर यानी सी लेयर या फिर क्या होगी वो अभी डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन थर्ड लेयर के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। कितने, टू ऑप्शंस है। कौन कौन से, या तो हम क्या कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर सकते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर सकते हैं, ठीक। अब देखो मान लो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करता हूँ, मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर वन में जो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करूंगा, ये रहा मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जब मैं कवर करूंगा तो मैं ये एटम रखूंगा, ठीक है। उसके साथ अगला वॉइड कवर करने के लिए मैं ये एटम रखूंगा। तो क्या तुम देख रहे हो कि जो मेरा ए लेयर था, फर्स्ट लेयर था, वो फिर से रिपीट हो गया, है कि नहीं, एग्जैक्टली वही मैं लेयर दोबारा से बनाने जा रहा हूँ। तो क्या करें, क्या करना है अब, कि पहली लेयर मेरी हो गई ए लेयर, ठीक है, दूसरी हो गई बी, तीसरी जब मैंने बनाई तो फिर से वो ए आ गई, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा हूं। तो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, ए बी ए टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, इफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, तो ये किस तरह की पैकिंग हो गई, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि थर्ड लेयर अगर हम इफ टीवी आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, तो थर्ड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। इस तरीके से फोर्थ लेयर किसके सिमिलर हो जाएगी, फोर्थ लेयर विल बी सिमिलर टू सेकंड लेयर, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ए बी टाइप ऑफ पैकिंग का नाम दिया है। समझ में आती बात। तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर ली। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो यूनिट सेल बनती है ए बी टाइप ऑफ पैकिंग में, जो यूनिट सेल बनती है
वो कैसी बनती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, HCP। ठीक है, एबी टाइप ऑफ पैकिंग जो है उसमें जो यूनिट सेल बनती है अपनी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली यूनिट सेल बनती है। अब कैसे बनती है वो दिखा देते हैं। देखो, अगर मैं इसी को दिखा दूं आपको, तो पहले मैं तो ये रब कर लेता हूँ जो भी एक्स्ट्रा मैंने इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं पर अपने को दिखाएंगे कि कैसे वो हेक्सागोनल है। अब देखो, करना क्या है तुम्हें, ये जो पहली लेयर है, ठीक है, पहली लेयर को मैं ग्रीन कलर से शो कर लेता हूँ। ठीक है, पहली लेयर को मैं ग्रीन कलर से शो कर लेता हूँ क्योंकि वो लाइट में तो उतना नहीं चमक रहा है, मतलब कलर जो है उसका काफी लाइट है, तो इसको मैं ग्रीन कलर में अपना शो कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गया, यहाँ पर भी है, नीचे कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को होनी तो नहीं चाहिए। तो पहली लेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कर ले रहा हूँ, और भी जरूरत पड़ेगी नीचे वाले में भी कर लेते हैं, चलो। देखो, सॉलिड स्टेट चैप्टर ऐसा है जिसमें काफी ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। जिसका इमेजिनेशन ज्यादा हो जाएगा अच्छा है, जिसका इमेजिनेशन ज्यादा अच्छा है वो उसका चैप्टर काफी अच्छा हो जाएगा। और ऐसा चैप्टर है जिसको एक बार पढ़ लो अगर अच्छे से, तो सालों साल याद रहता है। ठीक है, ये हो गया, चलो इसे भी रंग लेते हैं। ये मेरी जो फर्स्ट लेयर है मैंने उसको किस तरीके से हरे कलर में कर दिया है, और जो सेकंड लेयर है उसमें वो रेडी है। अब देखो, इसमें अगर तुम यूनिट सेल ढूंढोगे, अगर मैं इसको, ये हो गया, देखो फर्स्ट सेंटर है ये, सेकंड सेंटर है ना, स्फीयर का सेंटर है ये, ध्यान रखना। और ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ पर सेंटर कहाँ आ जाएगा, ये रहा, और ये रहा, यहाँ पर ये रहा। मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, सेंटर को ज्वाइन करूंगा अगर, तो मेरे को क्या मिल रहा है, कहाँ पर मैंने ज्वाइन करा, मिट गया क्या, अच्छा, ये हो गया। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ अगर, ये ज्वाइन करा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये ज्वाइन करा है, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, यहाँ से अपने को मिल रही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल इन 2D। अभी तक वो 2D में है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल मिल रही है अपने को 2D में। अब जिसमें देखो तुम्हारे पास क्या है, 6 एटम्स हैं, कहाँ पर, कॉर्नर पर, और एक कहाँ है, इसके यूनिट सेल के जस्ट बीचों बीच। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड लेयर में अपने पास 3 एटम है, ये जो सेकंड लेयर वाले जो रेड रेड है, ठीक है, रेड रेड वाले 3 एटम है जो यूनिट सेल के इनसाइड हैं। हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो यूनिट सेल के अंदर है। क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं, देखो, जितना ये जो पार्ट बाहर है, देखो ये वाला जो पार्ट जो यूनिट सेल के बाहर है, उतना ही दूसरा एटम जो दूसरी यूनिट सेल में उसका उतना पार्ट अंदर है। ठीक है, इसलिए एक्चुअली में ये जो तीन, जो सेकंड लेयर के एटम्स हैं वो कहाँ हैं, वो पूरे के पूरे अंदर नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं। क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का अरेंजमेंट है कि जितना बाहर है उतना ही दूसरी यूनिट सेल का अंदर भी आ चुका है। ठीक है, इस वजह से हम उसको इस तरीके से मान के चलते हैं। अब देखो, हमने तीसरा लेयर जो फर्स्ट लेयर के सिमिलर है उसको भी लिख लेते हैं। तो मैं अगर इसको लिखूं इस तरीके से, इसको मैं ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ, ये क्या है, मेरा फर्स्ट लेयर है। ठीक है, ये मेरा सी लेयर है। बात आई समझ में, ये इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये और कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मेरा कौन सा लेयर हो गया, सी लेयर हो गया, जो एग्जैक्ट इसके ऊपर है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ये तुम्हारे, ऊपर भी एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जा रहा है, फिर से देख रहे हो, ऊपर भी HCP बन जा रहा है, बीच में 3 एटम है, बीच में 3 एटम है, और फिर नीचे भी HCP है 2D में। समझ में आ गई बात। तो टोटल जो यूनिट सेल होगी, टोटल जो यूनिट सेल होगी वो किस तरीके की बन जाएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं, ये यहाँ पे जुड़ गया, ये यहाँ पे जुड़ गया, और ये इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो यूनिट सेल बनती है इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। समझ में आ गई बात, इस तरीके से ये यूनिट सेल बनेगी।
ठीक है, अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब जो नेक्स्ट काम अपना बचता है वो है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट, चलो इसको भी देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं आसपास में। ठीक, तो सबसे पहले मैं अरेंजमेंट शो करता हूँ। जो ऊपर मैंने अरेंजमेंट शो करी थी उसी को फिर से शो करूंगा अच्छे से। उसमें ज्यादा होच पोच हो गई थी, मतलब जो मेन मेन टॉपिक है, जो मेन एरिया है उसी को शो करूंगा। देखो सबसे पहले मेरे पास ये दो एटम है। ठीक है, ये लेता हूँ, ये स्फेयर्स हैं। ठीक, और इसके बीच में है एक, यहाँ पर हो गया। अब जान रहे हो ये क्या बनाया मैंने? ये वो हेक्सागोनल जो ए लेयर था, वहां से जो मेरे को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिल रही थी वो है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले में बना लेता हूँ मैं। इसके जस्ट नीचे होगा, इसके जस्ट नीचे होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बना लेते हैं चलो। ये हो गए अपने पास, और साथ में ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये हो गई अपनी दो HCP। और बीच में क्या था अपना? दो एटम। बीच में भी तो दो अपने तीन एटम थे, उनको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। तीन एटम, एक, दो और तीन। ये टोटल कहाँ थे? पूरे HCP के अंदर। अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग कर लेते हैं चलो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, अब देखो मैं क्या निकालने वाला था, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक एटम चूज कर लेते हैं। मान लो 4 मैंने चूज कर लिया। अब देखो 4 को कौन कौन टच कर रहा होगा। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 को कौन कौन टच कर रहा है। देखो 4 के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस ए लेयर में, ये ए बी लेयर है और ये फिर से ए लेयर है। ए लेयर में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन टच कर रहा है? 1 2 3 5 6 और 7, ये टच कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बी लेयर में, ठीक है, बी लेयर में भी तो तीनों एटम टच कर रहे हैं ना उसको, हमने पीछे में देखा। तो बी में 8 9 और 10 भी टच कर रहा है। तो 3 और 2 5, 3 और 3 6, 6 तो यहाँ पर टच कर रहे हैं, 6 नीचे वाली लेयर में टच कर रहे हैं। और देखो जब ये ए है, ये बी है, ये ए है, और अगले इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो भी तो बी होगी, उसमें भी बीच में तीन एटम होंगे, वो भी टच करेंगे। है ना, समझ रहे हो ना? अपर लेयर, अपर लेयर में ए के जो ऊपर वाली लेयर होगी, इसके ऊपर जो एटम होंगे वो भी तो तीन एटम होंगे जो टच करेंगे। जिस तरीके से ये नीचे है ना, ये इस तरीके से ना, ए बी ए फिर बी, तो फिर से बी के तीन एटम टच करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा अपना? 3 + 6 + 3 यानी कि 12। ठीक है, इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अच्छा, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। सेकंड पॉइंट जो आता है, सेकंड पॉइंट आता है अपने को जेड कैलकुलेट करने का। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो HCP यूनिट सेल है ना, HCP अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और इसको नीचे रखते हुए ना, ये अगर मान लो यहाँ पर है तो इससे यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ताकि पहले से बन जाए अपना सही। और अगर ये यहाँ पर है तो इसका कुछ अंदर होगा। ठीक है, ये इस तरीके से, ये है हमारी हेक्सागोनल HCP यूनिट सेल। ठीक, अब देखो इसमें कहाँ है एटम? कॉर्नर्स पर है। ठीक है, एटम्स कहाँ कहाँ पर है? कॉर्नर्स पर है और सेंटर पर थे।
कहाँ पर, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक बॉडी सेंटर पर है। ठीक है, अब देखो कॉर्नर पर अगर ऊपर है तो नीचे भी होंगे, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम कॉर्नर पर हैं, 6 नीचे होंगे, तो 12 तो कहाँ हो गए, कॉर्नर पर, 12 कॉर्नर पर। एक ये रहा जो फेस सेंटर पर है, एक नीचे भी होगा, तो दो कहाँ पर हो गए, फेस सेंटर पर। ठीक है, फेस सेंटर पर। और तीन जो बीच में है उनको भी तो काउंट करो, तीन जो बीच में है, कहाँ पर, तीन जो है सेंटर में है। ठीक है, या फिर इनसाइड यूनिट सेल, इनसाइड यूनिट सेल। अब अपने को क्या करना है, इसका जेड कैलकुलेट करना है, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अच्छा देखो, ये जो अगर मैं बात करूं, बात करने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब है टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल होता है 360 डिग्री। ये एचसीपी में सिर्फ 120 डिग्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, 120 डिग्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी 1/3। लेकिन 1/3 में नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल है ना, तो आधा तो उसमें भी कर रहा होगा। समझे बात की नहीं, जैसे हम कॉर्नर में करते थे, क्यूबिक में, क्यूबिक में करते थे कि ये वाला जो है सिर्फ 1/8 शेयर होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी रूम है, उसमें भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है, तो इसी तरीके से इसका भी है। मान लो ये है, इधर 120 और इधर 120। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम ऐसे यूनिट सेल होंगे, तो नीचे 3 और ऊपर भी 3, तो यानी 6 यूनिट सेल में क्या हो रहा है, ये शेयर हो रहा है। एक एटम 6 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/6। तो कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर पर, 1/6। फेस सेंटर पर सिंपल पता है, 1/2। और इनसाइड द यूनिट सेल पूरा एक। तो अपन अगर जेड की कैलकुलेशन करें, तो 12 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/6 प्लस 2 इंटू 1/2, ये फेस वाले हो गए। और ये हो गया अपना कहाँ का, ये हो गया अपना इनसाइड द यूनिट सेल, 1 पूरा और 3 है ना, 3 एटम है और उसका पूरा का पूरा वो कंट्रीब्यूशन है। तो ये हो गए कितने अपने, 2 प्लस 1 प्लस 3, यानी Z इज इक्वल टू 6, Z इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP विल बी 6। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट जो अपनी चीज है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कुछ ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, अपन अभी तक फाइंड आउट करते हुए आए हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स का। वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होता है, देखो एटम्स क्या है, स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ एटम्स चाहिए, मतलब टोटल वॉल्यूम कितने, यूनिट सेल में 6, तो 4/3 πr³ इंटू 6, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 8 पाई, ये आर को बड़ा ले लेते हैं, 8 πr³। ठीक है, जो क्योंकि बड़ा आर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ एटम्स को। ठीक, अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि अपना एडवांस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन डालते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है अपनी, यूनिट सेल है HCP। ठीक है, कुछ जो मैंने दिखाई हुई है यहाँ पर। अगर मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ h, ठीक है, हाइट ले लेता हूँ h और नीचे वाले का एरिया निकाल दूं, तो वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, यही तो अपना वॉल्यूम होता है। तो बेस एरिया तो निकल जाएगा, बेस एरिया कैसे निकल जाएगा, हेक्सागोनल में क्या होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है अपना, ए क्या है अपना, एज लेंथ, एज लेंथ किसके बराबर है उसमें, ए इज इक्वल टू है 2r के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये, 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर यानी 4r²। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो एरिया आ गया अपना, एरिया हो गया अपना 6√3r²। लेकिन जहां बच्चे फंसते हैं वो है हाइट। अब हाइट में मैं क्या चाह रहा हूं कि तुम इस तरीके से देखो,
इसको देखने का तरीका कुछ इस तरीके से देखो कि ये जो एटम्स हैं इनका जो सेंटर होगा वो इस जो सेंटर वाले एटम के सेंटर से जाके टच होगा। ठीक है। अगर और ये जो टोटल हाइट है जो जिसको मैंने एच रिप्रेजेंट किया है वो किसके बराबर होगी, इसके दुगना हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये क्या है, ये जो बीच में तीन एटम्स रखे थे उसका सेंटर है। ठीक, उससे नीचे की तरफ एकदम अपने परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ जाके मिलेगा, जो फेस सेंटर वाला एटम था उसके सेंटर से। अगर ये हाइट हम निकाल लेते हैं, इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो वो पूरा हाइट निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यही अरेंजमेंट मैं कर लेता हूँ नीचे। मैं क्या करता हूँ, देखो जो तीन बीच वाले एटम थे उसको इस तरीके से हम रख लेते हैं। ये हो गए तीन बीच वाले एटम्स। ठीक है, और इसके ऊपर क्या था, जो फेस सेंटर वाला एटम था। मैं अगर इसको ए मान लूं, ये बी है, ये सी है, तो जो फेस सेंटर वाला एटम था इसको यहाँ रख लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये क्या है, एफ। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा, मैं ए बी सी, ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल, ए बी और सी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ए बी सी को बाहर लेके आ जाते हैं। ए बी सी को मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरा ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया मान लो ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब देखो ए बी सी से मैं क्या करता हूँ, सेंट्रोइड निकालता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पे आधा आधा बांटना पड़ेगा 30 डिग्री। ये पहले से 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी तरीके से यहाँ से बांटूंगा तो मेरे को मिलेगा इसका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या करता है, इसको 2:1 में बांटता है। मैं इसको क्या ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ। इस पॉइंट को क्या लेता हूँ, ई। ठीक है, इस पॉइंट को क्या ले लेता हूँ, मैं ई ले लेता हूँ। तो अगर मेरे को ई, ये बी टू ई का डिस्टेंस मिल जाता है। ये बी टू ई का डिस्टेंस क्या है अपना, बी टू ई का डिस्टेंस है, देखो ये वाला। अगर मैं फिर से इसको बनाने लग जाऊं, ये देखो बी टू ई का डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। ये जो तीन एटम मैंने इनसाइड द यूनिट सेल वाले रखे हैं ना, तो ये अपना है बी। सो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये बी से ई तक का है। ठीक है, बी से ई तक का। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, बी से ई के बाद जब बी से ई डिस्टेंस निकल जाएगा, ऊपर की साइड एफ है, मतलब ये जो मैंने डाला हुआ था, अब इसमें 3D में नहीं दिख रहा है, मतलब वो ऊपर की साइड होगा ना। तो बी से ई से एफ तक जाएंगे। सबसे पहले अपने को बी ई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बताओ, बी ई अपन कैसे निकालेंगे। देखो ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। 30 डिग्री है कि नहीं है, समझ में आ रही है। ये 2:1 के रेशो में कन्वर्ट किया हुआ है। अब बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये बी सी कितनी डिस्टेंस है, ये है 2r, है ना, ये r और ये r, तो ये हो गई 2r। ठीक है, और अपने पास अगर मैं बात करूं कोस 30 की, कोस 30 क्या होगा, कोस 30 क्या हो जाएगा, बी डी, बी और इसको मैं डी ले रहा हूँ। ठीक है, बी डी। कोस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी डी अपॉन 2r। ठीक है, बी डी अपॉन 2r। तो बी डी की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2r। ठीक है, जो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी इक्वल टू √3r। अपने को बी डी की वैल्यू पता चली है, तो बीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू आर। हाँ, नहीं नहीं बी डी, अरे नहीं नहीं, हाफ हाफ थोड़ी ना है वो। ठीक है, बीई की वैल्यू निकालनी है। बीई की वैल्यू बी डी की 2/3 है। कैसे है, क्योंकि ये 2:1 में कन्वर्ट हुआ है। टोटल कितना है 3, और बीई कितना है 2 ऑफ बी डी, तो 2/3 ऑफ बी डी, यानी कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ √3r, यानी 2/√3 इंटू आर। ये हो गई बीई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, बीई एफ। बीई एफ समझ में आ रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है, बीई एफ। ये ई क्या है, ये सेंट्रोइड है नीचे वाले एटम का ना, जो फर्स्ट लेयर थी। और ये एफ क्या है, ये सेंटर है, जो यूनिट सेल के बीच अपन नीचे वाला फेस सेंटर का जो एटम था वो उसका सेंटर है एफ। ठीक है, तो अगर ये ई एफ वैल्यू पता चल जाती है
तो अपने को हाइट का आधा पता चल जाएगा। अच्छा, बीई की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं, कितनी है 2/√3 इंटू आर। ठीक, 2/√3 इंटू आर, ये पता था। और ये कितना है 2r, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। बी एफ टू आर कैसे, बी एफ टू आर कैसे, बी एफ क्या है, एफ वाला ये वाला ही तो है। तो इसके सेंटर और इसके सेंटर दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, अगर मैं इसको शो करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये ऊपर में f, ठीक है, बी ई एफ, ये वाला है 90 डिग्री, ये वाली डिस्टेंस हो गई 2r, ये अपने निकाल रखी है 2/√3r। ठीक, अब इसमें अपन लगा देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3r का स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 3 प्लस बीई स्क्वायर। तो बीई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4r स्क्वायर इंटू 2/3, मैंने किया है 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब इसको अगर बी, ये बी स्क्वायर है, बीई निकालना हो तो कितना हो जाएगा 2r इंटू √2/3, ये हो गया ना। तो वैल्यू कितनी हो गई बी की 2√2/3 इंटू आर। अच्छा, ये √2/√3 है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लो, इक्वल टू 2√2/3 आर। ये हो गई बीई की वैल्यू। लेकिन अपने को क्या निकाल, अच्छा ये बीई, अरे ये ई एफ है यार, ई एफ। ठीक है, ये ई एफ, एफ ई लिख दूं मैं इसको, एफ ई, एफ ई, एफ ई, ये हो गया एफ ई। तो एफ ई की वैल्यू अपने को पता चल गई। और हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट है 2 इंटू एफ ई। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 आर, यानी कि 4√2/3 आर, ये टोटल हाइट हो गई। तो अब वॉल्यूम पता चल जाएगा, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना आया था अपना 6√3r स्क्वायर, 6√3r² इंटू 4√2/3r। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना 24√2, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, 6 हो जा 24, ये हो गया कितना हो गया, हाँ ठीक है 24√2r³। ये हो गई हमारी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो बचता है अपना पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा अगर अपने पास वॉल्यूम ऑफ एटम्स भी है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी है। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स है अपना 8 पाई r³ अपन ने निकाला था पीछे, 8 पाई r³ डिवाइडेड बाय 24√2r³ इंटू 100, r³ से r³ कट गया, 8 3 जा 42, ये हो गया अपना नीटा इक्वल टू π/3√2 इंटू 100। और π/3√2 इंटू 100 की वैल्यू कितनी होती है 74%। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी कि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। ठीक है, 74% की पैकिंग एफिशिएंसी इसमें होती है। चलो, तो ये हो गया अपना ए लेयर की बात। मतलब कि अगर थर्ड लेयर में अगर हम क्या कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट लेयर की जगह यानी टेट्राहेड्रल वॉइड अगर फॉर्म कर, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं, तो अपना ए बी टाइप का पैकिंग आ जाता है। और ये ए बी टाइप का पैकिंग किस तरह की यूनिट सेल क्रिएट करता है, HCP। ठीक है, तो HCP के बारे में हमने पूरा यूनिट सेल का पढ़ा, उसमें फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, एटम्स का वॉल्यूम निकाला है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल दिया, पैकिंग इफिशियंसी बता दी जो कि 74% है। अब इसमें बचता है अपना दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है जब हम क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं और उसमें कैसी
यूनिट सेल बनती है, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप इतना सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।